अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को, और इसका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है हमारा स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है ना, क्या कहलाता है? स्पेसिफिक इन नेचर कहलाता है। और बज़ाहिर अगर देखने में आपको लगे पता कि जो हमारे पास फर्स्ट और जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस था ये बज़ाहिर नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा था, यानी कि ये किसी भी स्पेसिफिक टाइप के पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तहत जो है ना वो एक्टिवेट नहीं हो रहा था। कोई स्पेसिफिकली जो है ना किसी एक माइक्रोब के लिए जो है ना ये एक्टिवेट नहीं हो रहा था, बल्कि जितने भी पैथोजन्स मौजूद हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, उनके बज़ाहिर उनके तौर पर ये एक्टिवेट करवाया जा रहा था बॉडी के ज़रिए। सही। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा इम्यून सिस्टम का आखिरी पार्ट है, और इस आखिरी पार्ट की बेशतर वीडियोस बनेंगी आगे। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको नेचर में एज अ स्पेसिफिक के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक, ख़ास तौर पर, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी टाइप का हो, उसके लिए एक्टिवेट होता है। ये एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है एडिक्वेट और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। थर्ड कैटेगरी का जो इम्यून सिस्टम है हमारा, उसे एडिक्वेट और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए, सेकंड फेल हो जाती है, तो एक्टिवेट कौन होगी? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, ज़रा मुझे आप जल्दी से पार्ट ज़रा बताएं फर्स्ट के और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के। फर्स्ट में था स्किन, सिलिएटेड एपिथेलियम, देन म्यूकस की मेम्ब्रेन। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या था? NK सेल्स, TC सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स, ठीक है ना, मैक्रोफेजेस, मोनोफेजेस, ये तमाम के तमाम जो थे ना वो किस में आ रहे थे? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ रहे थे। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में होता क्या है? बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, आगे आके आपको लग जाएगा पता। अच्छा, रिकॉग्निशन किस तरह की जाती है किसी भी एंटीजन की? रिकॉग्निशन किस तरह की जाती है किसी भी एंटीजन की? व्हाट इज़ मीन बाय रिकॉग्निशन? मतलब पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी शनाख्त किस तरह की जाती है? देखिए, अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर हो चुकी है, कोई पैथोजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर हो चुका है, तो उसके बिहाफ पर एक रिस्पॉन्स जनरेट करवाया जाता है। या तो वो नॉन सेल्फ सेल्स के ज़रिए करवाया जाएगा, या तो वो सेल्फ सेल के ज़रिए करवाया जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कोई रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, तो उसे जज किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, या जज किया जाएगा कि वो हमारी ही बॉडी का सेल है या वो फॉरेन बॉडी है, कोई पैथोजन है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रोब है। तो क्या कहा मैंने कि किसी भी फॉरेन बॉडी को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा, पहचाना कैसे जाएगा? और पहचानने के लिए होता क्या है कि हमारी बॉडी में उस एंटीजन के ख़िलाफ़ कुछ एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होती हैं। क्या होती हैं? कुछ एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होती हैं, और कुछ एंटीबॉडीज़ बनने के नतीजे में जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट करवाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सिग्नलिंग। और ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। और सिग्नल देने के लिए और सिग्नल लेने के लिए हमारे पास एक अलग गेट लगा होता है, सेल का एक रिसेप्टर लगा होता है जिसका नाम होता है MHC1 एंड MHC2। फुल फॉर्म क्या है इसकी? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 एंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। तो ये दीज आर सेल्फ मार्कर्स। क्या है ये? सेल के मार्कर्स हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं। जिस तरह हर जगह चेक पोस्ट पर कुछ फोर्स के बंदे खड़े होते हैं, पुलिस वाले अलग अलग, तो हर एक गाड़ी को आकर वो चेक करते हैं। वो क्या होते हैं? वो भी सेल्फ मार्कर्स होते हैं ना। क्या करते हैं वो चेक करते हैं। इस तरह जब सिग्नल भेजा जाता है तो उस सिग्नल भेजे जाने के बाद सिग्नल को रिसीव करने के लिए कुछ बंदे बैठे होते हैं जिनको हम रिसेप्टर का नाम दे रहे हैं। और दो टाइप के होते हैं, MHC1 एंड MHC2। ठीक है।
ऐसे ना ये एक्टिवेट करवाया जाता है किसी पैथोजन की एंट्री की वजह से, किसी भी पैथोजन की एंट्री की वजह से होता है एक्टिवेट, ठीक है। यानी कि अपनी मर्जी से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमारी बॉडी में एक्टिवेट नहीं हो जाएगा जब तक हमारा फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेल नहीं हो जाता, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होगा और वो अपना काम सर अंजाम देगा। और इसकी एक्टिवेशन किससे डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? इसकी एक्टिवेशन डिपेंड करती है इन एंटीजन के ऊपर, इन फॉरेन बॉडीज़ के ऊपर या इन एंटीजन के ऊपर। जब ये एंटर हो जाती हैं और फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ख़त्म हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता, थर्ड एक्टिवेट होता है और रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ सेल को, अपने सेल को। बॉडी का खुद का सेल तो नहीं है कहीं है, अगर उस सेल पे क्या लगा होगा, MHC1 और 2 टाइप का रिसेप्टर लगा होगा, तो उसका मतलब क्या है, ये अपना सेल है। लेकिन अगर अपना सेल नहीं होगा तो उसको आइडेंटिफाई करेगा, मतलब रिकॉग्नाइज करेगा। और ज़रूरी नहीं है खाली जो MHC1 और 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं ये सिग्नल को लेते हैं, बल्कि ये सेल्फ मार्कर्स है ना, सेल के सेल्फ मार्कर्स हैं जो क्या कर रहे होते हैं, जो अपनी शनाख्त करवाते हैं, जो अपनी शनाख्त करवाते हैं। क्लियर है? देन इसका स्ट्रक्चर आप देख लें। लेकिन जो MHC1 टाइप का रिसेप्टर है इसके पास 3 अल्फा यूनिट्स और 1 बीटा यूनिट होता है। MHC1 टाइप का रिसेप्टर के पास 3 अल्फा यूनिट और 1 बीटा यूनिट होता है। लेकिन जो MHC2 टाइप का रिसेप्टर होता है इसके पास 2 अल्फा और 2 बीटा यूनिट्स होते हैं। देखिए इनमें बनता है एक अदद ग्रूव। क्या बनता है? इनमें बनता है एक अदद ग्रूव। क्या बनता है? ग्रूव मतलब खड्डा, ठीक है। इसको आप क्या नाम देते हो? ग्रूव, ठीक है। ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन बनाई है मैंने। देखिए होता क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको मैंने यहाँ सेल मेम्ब्रेन क्यों बनाई है और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है MHC1 के अंदर और 2 के अंदर। MHC1 टाइप का रिसेप्टर जो है ये इंटरेक्ट करता है NK सेल्स को और TC सेल्स को, नेचुरल किलर सेल्स को और साइटोटॉक्सिक सेल्स को, जो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, जो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। बताया था मैंने आप लोगों को, याद आ रहा है? जो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट होते हैं, क्या करते हैं, उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। MHC1 टाइप के रिसेप्टर्स उनके ऊपर लगे होते हैं, उनकी सेल की सरफेस पर लगे होते हैं। इट इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उन सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं ये MHC1 टाइप के रिसेप्टर्स। देन अगर एंटीजन मौजूद है तो ये उस सेल को एज अ नॉन सेल्फ लेंगे, क्योंकि ये उनकी अपनी बॉडी का सेल नहीं है। क्या कहा मैंने कि अगर एंटीजन वाला सेल है, मतलब कोई सेल, किसी सेल के ऊपर जो है ना आप कह लें कि MHC1 और 2 टाइप के रिसेप्टर मौजूद हैं, यानी कि MHC1 टाइप का रिसेप्टर मौजूद है, लेकिन क्या पता वो सेल इन्फेक्टेड हो, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए अगर उसमें एंटीजन मौजूद है तो ये उस सेल को नॉन सेल्फ लेंगे, एज अ नॉन सेल्फ सेल लेंगे। मतलब कि खुद का सेल नहीं है अपनी बॉडी का, बल्कि बाहर वाला सेल है, कोई पैथोजन है, और इजीली उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तमाम की तमाम एंटीजन्स को क्या कर देंगे, आसानी से डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़। क्या करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी ना उनके नतीजे में। जब एंटीबॉडीज़ आएंगी तो उन एंटीजन्स को ख़त्म कर देंगी सारी। क्लियर बात? तो MHC1 टाइप का रिसेप्टर क्लियर हो गया। सेल की सरफेस पर देखें, दोनों में डिफरेंस है, ये सेल की मेम्ब्रेन पर होगा और ये सेल की सरफेस पे होगा, सेल के ऊपर होगा। मतलब तो तमाम के तमाम जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के सेल्स हैं हमारे, लाइक डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजिस, बी सेल्स, ये उनके साथ मिलकर काम करेंगे। क्या करेंगे? उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और याद रखना ये क्या करते हैं, अगर इनका MHC2 टाइप के रिसेप्टर्स किसी एक सेल को एक्टिवेट कर दिया इन्होंने, तो ये रिलीज़ करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के लिम्फोकाइंस। क्या करते हैं? ये रिलीज़ करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के लिम्फोकाइंस, जो दूसरे इम्यून सेल को, दूसरे इम्यून सिस्टम के सेल को एक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। आई बात समझ? और इंटरेक्ट किस तरह करते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं और किन के साथ? डेंड्राइटिक सेल के साथ। देन और एक्टिवेट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ पेप्टाइड्स।
यानी कि जब तक इनके पास किसी भी टाइप की कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो जाती, कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो जाती, तो कभी भी ये एक्टिवेट नहीं होंगे, कभी भी ये काम नहीं करेंगे, बल्कि ये उस सेल को एज अ नॉन सेल्फ नहीं बल्कि सेल्फ सेल लेंगे, यानी खुद का सेल लेंगे। आ रही बात समझ? यानी कि जब तक MHC2 टाइप के रिसेप्टर के ऊपर कोई सिग्नल नहीं आता तो ये उस सेल को हमेशा सेल्फ सेल लेंगे, खुद का सेल समझेंगे उसको, कोई अगर इन्फेक्टेड सेल है तो। लेकिन अगर सेल्फ सेल नहीं है, अगर कोई सिग्नल आ जाता है इन सेल मार्कर्स के ऊपर, निशानदेही करवाने वाले, सेल मार्कर मतलब क्या है, निशानदेही करवाने वाले, तो वो निशानदेही हो जाती है उस MHC2 टाइप रिसेप्टर के सेल के ज़रिए इम्यून सेल्स को, तो वो इम्यून सेल्स क्या करेंगे, उस सेल को एज अ नॉन सेल्फ सेल लेंगे, खुद का सेल नहीं लेंगे, बल्कि बॉडी का सेल नहीं है, बाहर का सेल है, या अगर बॉडी का सेल है तो वो इन्वेड हो चुका है किसके ज़रिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए वो इन्वेड हो चुका है, वो इन्फेक्टेड है, तो उसे मारने की तैयारी की जाएगी। क्या की जाएगी? उसे मारने की तैयारी की जाएगी और उसके खिलाफ, उस एंटीजन के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज़ बनाई जाएंगी। क्या बनाई जाएंगी? एंटीबॉडीज़ बनाई जाएंगी। समझ आ रही है बात? क्लियर है? और ये एक सेल क्या करते हैं, जिन सेल के पास MHC2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, ये एक सेल किसी दूसरे सेल के साथ कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? और इस कोऑर्डिनेशन के पीछे एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है CD8 टाइप ऑफ रिसेप्टर। CD8 टाइप ऑफ रिसेप्टर, ये लिखा मैंने यहाँ पर। क्लियर है बात? यानी अगर किसी एक सेल ने, किसी एक इम्यून सेल ने किसी दूसरे इम्यून सेल के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेशन करनी है, तो वो करेगा CD8 टाइप ऑफ रिसेप्टर के जरिए। ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, देखिए जरा। मैं कहता हूँ कोई सेल इन्फेक्टेड है, कोई सेल, तो ये क्या करेंगे, ये उस सेल को लेंगे, उस सेल को लेंगे, उस सेल को लेने के बाद बाय द हेल्प ऑफ फेगोसाइटोसिस, मतलब फेगोसाइटाइज कर दिया, खा लिया सेल ने, इस इम्यून सेल ने इन तमाम के तमाम एंटीजेंस को खा लिया, पकड़ लिया, फेगोसाइटाइज कर दिया। फेगोसाइटाइज करने के नतीजे में जब फेगोसाइटाइज कर देंगे, दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये एंटीजन क्या है, ये एज अ सेल्फ मार्कर, सेल के सेल्फ मार्कर के तौर पे यूज़ होगी, निशानदेही करवाएगी कि ये सेल पहले क्या हो चुका है, इन्वेड हो चुका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए। तो दोबारा से जब इन्वेडिंग की जाएगी, जब दोबारा री इन्फेक्शन होगा, तो दोबारा इस रिसेप्टर के ऊपर ये एंटीजन क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और दोबारा जो हमारा इम्यून सेल होगा वो उस पैथोजन के खिलाफ, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक टाइप के पैथोजन माइक्रोब्स के आने के बाद ये एक्टिवेट होंगे। क्या बोला? स्पेसिफिक माइक्रोब के आने के बाद एक्टिवेट होंगे, यानी किसी एक के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे ये। तो क्या करेंगे, अगर उस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा एंटर होता है बॉडी में, तो ये एंटीजन क्या करेंगी, उनके खिलाफ क्या बनाई हुई है, एंटीबॉडी बनाई हुई है, तो उस एंटीजन को ख़त्म कर देंगे ये एंटीबॉडीज। क्या कर देंगी? उस एंटीजन को ये एंटीबॉडीज़ किल कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। ठीक है? क्या हुआ कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, इन्होंने इन्फेक्टेड सेल को फेगोसाइटाइज किया, और फेगोसाइटाइज करने के नतीजे में इन्होंने एक, ये ब्लैक रंग से मैंने बनाई हुई, इन्होंने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी। क्या प्रोड्यूस कर दी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी। तो ये शो करती है कि ये सेल है पहले ही इन्फेक्टेड है। अगर इन केस री इन्फेक्शन, अगर दोबारा कोई पैथोजन बॉडी में आता है, तो ये एंटीबॉडी दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्वेडिंग के बाद, उनकी इन्वेडिंग के बाद। यहाँ बनाया मैंने टी सेल्स, मैंने कहा था ये क्या करते हैं, टी सेल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते ये। टी सेल के साथ ये क्या करते हैं, लिखा हुआ यहाँ पर, इट इंटरेक्ट्स विद दी सेल्स। कौन से सेल्स? डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, तमाम के तमाम लिम्फोसाइट्स। और बता चुका हूँ मैं, जो बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स, जिनको बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। बी सेल की अगर आप बात करो, कहाँ बनते हैं ये? बोन मैरो में बनते हैं और मेच्योर भी वहीं होते हैं। टी सेल क्या करते हैं, कहाँ बनते हैं टी सेल्स? थाइमस से बनते हैं, लेकिन मेच्योर कहाँ पे होते हैं? हमारे लिम्फेटिक
सिस्टम में आके। आई बात समझ? तो क्या है ये बी से ये टी सेल्स जो हैं, ये टी सेल्स हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और इन दोनों की कोऑर्डिनेशन किससे हुई हुई है? CD8 टाइप के रिसेप्टर के साथ। दोनों मिलेंगे, बाइंड होंगे, फिर क्या करेंगे, एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कह लें कि कोई ऐसा इन्फेक्टेड सेल है उसको पकड़ेंगे, उसको फेगोसाइटाइज करेंगे और अपने इन रिसेप्टर्स के ऊपर क्या कर देंगे, एंटीबॉडी बना देंगे। क्या बना देंगे? एंटीबॉडी बनाएंगे। और इस एंटीबॉडी के बनने के नतीजे में जो डिफरेंट टाइप के और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है बॉडी के अंदर, उनको किल किया जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है MSC2 के अंदर और MSC1 टाइप के रिसेप्टर्स में, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 एंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। क्लियर है बात यहाँ से पूरी? समझ आ गया?